सारा लोग ध्यान दोगे। मैंने कहा किरचॉफ्स जंक्शन रूल में हम लोग ये बात डिफाइन कर पा रहे हैं कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन शुड बी जीरो, इन द सेंस कि किसी जंक्शन पे पहुंचने वाले सारे करंट, किसी किसी वायर से करंट पहुंच रहा होगा, किसी किसी वायर से करंट बाहर जाएगा, तो इन सब का समेशन मिलकर जीरो होना चाहिए। या फिर बोल सकते हैं कि जितना करंट जंक्शन पे एंटर कर रहा होगा, सम ऑफ करंट एंटरिंग एट ए जंक्शन शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट गोइंग आउट ऑफ जंक्शन। ठीक है, इस जंक्शन से बाहर जाने वाला करंट और जंक्शन में पहुंचने वाला करंट ये इक्वल होना चाहिए। ये फर्स्ट लॉ किरचॉफ जंक्शन रूल इसे हम लोग बोलते हैं। किरचॉफ जंक्शन रूल भी हम लोग नाम दे सकते हैं, तो कुछ किरचॉफ जंक्शन रूल। ठीक है, ये जंक्शन रूल हो गया। ठीक है, ऐसा ही एक और रूल है हमारे पास, किरचॉफ का सेकंड रूल है, जिसे हम लोग लूप लॉ बोलते हैं। किरचॉफ लूप लॉ, और इस लूप लॉ को ध्यान से समझोगे कि इसी से हम लोग सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आने वाले सारे सर्किट को इसी से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और ये लूप लॉ क्या बताता है, ये सेकंड यहाँ आना चाहिए। ये लूप लॉ हमें क्या बताता है, अगर समझोगे, अगर किसी भी सर्किट को ले लें, जैसे सपोज करो कि किसी सर्किट में दो तीन रेसिस्टेंस है। ठीक है, रेसिस्टेंस है, शायद एक दो बैटरी भी होगा मान लेते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, मुश्किल तो नहीं होना चाहिए वैसे। ठीक है, जरा देखते हैं। सपोज करो कि ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल V1 है, सच दैट ये लोअर है और ये हाई है। ये कोई V2 वोल्टेज का बैटरी है, ये कुछ R1 है, R2 है और ये R3 है। ठीक है, ये तीन रेसिस्टेंस है। ठीक है, इन सब को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, सोचो इस पूरे सर्किट में दो तीन रेसिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, दो बैटरी दिखाई दे रहा है, और ये सर्किट तो फिर भी सिंपल है। आने वाले समय में हम लोग काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे सर्किट में या तो V1 बड़ा होगा या तो V2 बड़ा होगा, और अभी मैंने सिर्फ दो ही बैटरी लिया, मोर देन टू बैटरी का केस भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सोचो इस पूरे सर्किट में किसी ना किसी डायरेक्शन में तो करंट का फ्लो होगा, और इधर V1 V2 से बड़ा हो, इधर V2 V1 से बड़ा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट किसी ना किसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। और चूंकि एक ही वायर है, तो एक वायर में दो ही तरह का डायरेक्शन हो सकता है, इधर वो एक तरफ जाए या फिर वो दूसरी तरफ जाए, मुझे नहीं पता। हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में मान लेंगे कि सर्किट में करंट जा रहा है, हम लोग ये मान लेंगे कि एक डायरेक्शन में करंट आई जा रहा है। अगर मेरा आंसर गलत होगा तो फिर क्या होगा, जस्ट अपोजिट आंसर आएगा, यानी कि नेगेटिव आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं कि हमने सॉल्व किया इस सर्किट में और हमारा करंट आ गया 2 एम्पियर, पॉजिटिव 2 एम्पियर, यानी कि हमने जो एज्यूम किया वो बिल्कुल सही है। और अगर सॉल्व करने पे -2 एम्पियर आया, तो माइनस आने का मतलब है कि हमने जो एजम्पशन लिया बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। दो ही तरह का तो डायरेक्शन है। ठीक है, तो जब भी किसी प्रॉब्लम में कंफ्यूजन हो कि करंट कैसे फ्लो होगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो खुद से एक डायरेक्शन को चूज कर लो, ऑटोमेटिक आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। वो मैं क्वेश्चन आगे करके तुम्हें दिखा दूंगा। अभी के लिए जरा ये समझो, किरचॉफ का लूप लॉ क्या बताता है कि अगर हम लोग किसी लूप में, लूप इन द सेंस कि किसी क्लोज पाथ में बात करें, जैसे इस सर्किट में मुझे ये क्लोज पाथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं एक इस पॉइंट से स्टार्ट करूं, तो इस पूरे लूप की बात करूं, इस लूप में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आएंगे, अप्लायंसेस इन द सेंस कि जितने भी बैटरी, रेजिस्टेंस, ये सब आएगा। और जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो कुछ और भी अप्लायंसेस आते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बोल सकते हो। आगे जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब चीजों के बारे में, डायोड के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस और बैटरी के बारे में सोचें। जितने भी बैटरी और रेजिस्टेंस आएंगे, इन सारे के अक्रॉस आइदर पोटेंशियल का राइज होगा, आइदर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ध्यान से सुनना, आइदर पोटेंशियल का राइज होगा, आइदर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। जैसे ये बैटरी जो होगा, बैटरी में अगर हम लोग लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, सोचिए ये बैटरी का लोअर टर्मिनल है और ये बैटरी का हायर टर्मिनल है। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाता हूँ, यानी कि बैटरी के लोअर से हायर टर्मिनल की तरफ। हाँ बोलो सर, ये लाइन फिर से रिपीट कीजिए। तो जब ये एक बार हम लोग फिर से बात करते हैं इस पे। मैंने ये कहा था, अगर इस बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी का ये जो लोअर लाइन है, छोटा लाइन है, ये इसके लोअर पोटेंशियल को इंडिकेट करता है, और बड़ा लाइन इसके हायर पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम बैटरी के इस टर्मिनल से अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, यानी समहाउ हम लोग बैटरी के लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस में पोटेंशियल राइज हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्योंकि बैटरी के लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में आगे मूव कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट का जो फ्लो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। करंट यानी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो,
फ्लो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का होता है, बट हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को करंट बोलेंगे, और उसी डायरेक्शन में हम ये एज्यूम करते हैं कि शायद पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो होता तो इससे फ्लो हो रहा होता। तो पॉजिटिव चार्ज का एक्चुअल फ्लो नहीं होता है, फ्लो तो होता है इलेक्ट्रॉन का, बट ठीक है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। वैसे भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग करंट ले रहे हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो दोनों का सेंस बिल्कुल अपोजिट होता है, इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन को अगर हम करंट बोल रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर करंट का फ्लो रेजिस्टेंस में ऐसे हो रहा है तो हम डिफाइन कर पाएंगे कि रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट का फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल होता है, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। करंट का फ्लो इन द सेंस पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, जैसे कि वाटर का फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस किए हुए पहले भी। करंट का फ्लो हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल के क्रॉस एक्सटर्नल सर्किट यानी रेजिस्टेंस वगैरह में होता है। तो रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो कैसा होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। क्यों? इसे हम लोग बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि पानी का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बातें भी हम लोग कर सकते हैं कि हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है। वैसे इसके पीछे काफी बेसिक है क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हुआ करता है जो कि पॉजिटिव चार्ज से फोर्स हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ लगाता है, उधर जाने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो करंट का फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल रेजिस्टेंस में। फिर से ये R2 की बात करें तो R2 के फिर से R2 के इस दो टर्मिनल के क्रॉस बात करेंगे तो ये पोटेंशियल हायर होगा, ये लोअर होगा, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। और ये बात ध्यान रखेंगे कि किसी एक वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। अगर हमने करंट माना है कि इस सेंस में फ्लो हो रहा है तो इस वायर में करंट इसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि R1 में करंट राइट साइड दिखा दिया, R2 में लेफ्ट साइड दिखा दिया, ऐसा रैंडम काम नहीं कर सकते। किसी एक वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो सकता है। तो अगर हमने ये माना है कि R1 में करंट ऐसे जा रहा है तो फिर R2 में भी इसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना पड़ेगा। तो R2 में भी करंट का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है यानी कि लेफ्ट से राइट जा रहा है तो बोलेंगे कि R2 का ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, तभी तो हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। और फिर से बैटरी की बात करें तो बैटरी का लोअर टर्मिनल यहाँ दिखाई दे रहा है, हायर टर्मिनल यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि बैटरी में फिर से इस पॉइंट से जब हम आगे बढ़ेंगे बैटरी को क्रॉस करेंगे थोड़ा सा पोटेंशियल का राइज होगा। और फिर आगे फर्दर बात करेंगे तो रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है, तो ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस की बात करें तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में जरा समझो, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना बड़ा आसान है, वो तो बैटरी के टर्मिनल को देख के ही समझ में आ जाएगा कि लोअर कौन सा है और हायर कौन सा है। और रेजिस्टेंस में समझने के लिए हमेशा में करंट को समझना होगा कि करंट का फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है। ऐसे केस में अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं, लाइक मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट को मैं सी ले लूं, ये पॉइंट डी ई, इन सबको अलग अलग नाम दे दो और फिर एफ, ठीक है। तो जरा ए से स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई एफ ए ऐसे घूमते हुए वापस ए तक पहुंच जाए। तो सोचो अगर ए पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहा होगा और रास्ते में कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो कि पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, जैसे बैटरी है जो कि पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, रेजिस्टेंस वगैरह के थ्रू एनर्जी का लॉस हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। तो कोई है जो पोटेंशियल बढ़ा रहा है, कुछ ऐसा सिस्टम है जो पोटेंशियल को ड्रॉप करा रहा है। ऐसे घूम फिर के जब वापस ए तक पहुंचेंगे तो नेट चेंजेस कैसा होना चाहिए, क्योंकि ए से स्टार्ट करके वापस ए तक ही आ गए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो रास्ते में जितने राइज हुए हैं पोटेंशियल को उन सबको ऐड कर लो और जितने ड्रॉप हुए हैं उन सबको माइनस साइन के साथ लिख लो और इन सब का समेशन क्या आएगा? 0 आएगा। तो किरचॉफ लूप लॉ का स्टेटमेंट ये होता है, ध्यान से देखेंगे, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल drop and rise across the loop must be 0. ध्यान से सुनोगे, sum of all the potential drop and rise across the loop must be 0. किसी लूप यानी क्लोज पाथ के लिए अगर हम लोग सारे पोटेंशियल ड्रॉप और राइज को एडअप करें तो ये मिलकर 0 के बराबर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इक्वेशन लिखूं, अब सवाल है कि पोटेंशियल ड्रॉप और राइज को लिखना है, ठीक है। तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और राइज को वो तो बैटरी का वैल्यू ही दे देगा, बट रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और राइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 R2 ऐसे कुछ दिया रहेगा और अगर किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट I फ्लो हो रहा है तो हमने
ओम्स लॉ से ये डिस्कस किया था कि किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, तो अगर उसके अक्रॉस करंट आई फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है, तो इस आई इंटू आर का वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो अगर हम लोग इस सर्किट में देख लें, अगर R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आई इंटू R1 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आई इंटू R2, क्योंकि वही करंट यहाँ भी फ्लो होने वाला है, और अगर वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा तो हम बोलेंगे कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आई इंटू R3 आएगा। ऐसे केस में अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करके सारे पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में राइज और ड्रॉप को लिखते चलूं, जिसमें राइज को पॉजिटिव और ड्रॉप को नेगेटिव, तो ए से स्टार्ट होते होते बी सी डी ई एफ होते होते अगर मैं वापस ए तक आ जाऊं तो नेट डिफरेंस 0 के बराबर आना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ए से बी के लिए, क्योंकि ए से बी जाने पे पोटेंशियल का राइज हो रहा है, तो मैं लिखूंगा इसे प्लस B1, ठीक है। और फिर बी से सी तक जाने में कोई पोटेंशियल का ड्रॉप या राइज नहीं है, हमारा वायर बिल्कुल आइडियल वायर है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। फिर एक रेजिस्टेंस मुझे सी और डी के क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो सी से डी जब जाएंगे तो चूंकि करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये मैंने माना है, हो सकता है कि हमारा एजम्पशन गलत हो, अपने आप आंसर नेगेटिव आएगा, बाद में वैसे क्वेश्चन देखेंगे। बट अभी के लिए अगर मान लेते हैं ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट निश्चित रूप से रेजिस्टेंस में हायर से लोअर फ्लो होता है, तो ये टर्मिनल हायर होगा, ये लोअर होगा, यानी सी से डी जाएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। सी हायर पोटेंशियल पे, डी लोअर पे है, सी के कंपेयर में डी लोअर पोटेंशियल पे है, तो जब सी से डी आगे बढ़े, ए से बी चले गए, बी से सी आ गए, ए से बी गए तो राइज हुआ, बी से सी गए कुछ नहीं हुआ, सी से डी जाएंगे तो वापस से ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। और कितने से ड्रॉप होगा, हमने अभी अभी डिस्कस किया है ओम्स लॉ से कि किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर के बराबर होता है, तो ड्रॉप हुआ है तो इससे माइनस करंट आई है और रेजिस्टेंस R1। फिर से यहाँ डी और ई में देखेंगे तो डी से ई जाने में फिर से ड्रॉप हुआ है, यानी कि और पोटेंशियल घटा होगा, तो करंट आई फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R2 है, तो आई इंटू R2, ठीक है। फिर से देखोगे ई से एफ जाने पे बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो ई से एफ जाने पे पोटेंशियल का राइज हुआ है, तो अगर ये राइज हुआ है तो हमें प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस V2, ठीक है। और फिर से ये राइज सबको समझ में आना चाहिए, फिर से रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो अगर कुछ ऐसा है, तो करंट का फ्लो हायर से लोअर की तरफ हो रहा है, तो हायर से लोअर की तरफ जाने पे इसका ड्रॉप होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा कितना, तो आई इंटू R3, यानी माइनस आई इंटू R3। ये सारा मैंने राइज और ड्रॉप लिख लिया, इन सब का समेशन मिलकर कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। ये बात सबको समझ में आ रहा है क्या? किसी को डाउट हो तो बताओ, किसी को भी डाउट हो तो बताओ, ये एक्सप्रेशन सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? कंफर्म करो, सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। जो अभी भी हमने एक्सप्रेशन डिस्कस किया, इस एक्सप्रेशन को हम लोग बेसिकली एक प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करें तो शायद और बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। पर देखेंगे किसी भी सर्किट को हम लोग ये दो लॉ से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे किर्चॉफ जंक्शन रूल है और ये हमारा किर्चॉफ लूप लॉ है। इन दोनों को यूज करते हुए एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। सपोज करो कि एक रेजिस्टेंस ऐसे है, ध्यान से देखना, और एक रेजिस्टेंस ऐसे, सपोज करो कि ऐसा कोई सिस्टम दिया हुआ, ठीक है, एक ऐसा सर्किट है। अभी तक मैंने कोई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात नहीं की, अगर किसी ने पढ़ रखा है तो ठीक है, मैंने अभी तक बताया नहीं और मैं इस प्रॉब्लम में उसको यूज नहीं करूंगा, ठीक है। हम बिल्कुल जितना हम लोग सीख रहे हैं उसी के थ्रू इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और बाद में जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें करेंगे तो ये और आसानी से सॉल्व होगा। अभी के लिए क्वेश्चन में सबको दिख रहा होगा, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू 4 ओम, 3 ओम और 6 ओम दिया हुआ है। किसी रेजिस्टेंस का यूनिट को हम लोग ओम से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी रेजिस्टेंस के यूनिट को हम लोग ओम से प्रेजेंट करते हैं, ये उसका सिंबल होता है ओम। सबको पता है ये बात? आई थिंक ये बेसिक बात है, सबको आइडिया होगा। हो गया। तो अगर ये बैटरी है 12 वोल्ट का और ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, 3 ओम और 6 ओम, ये सर्किट में ऐसे कनेक्टेड है। हमसे पूछा जा रहा है कि सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट बताना है, ठीक है, और मुझे ये भी बताना है कि सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस कितने वोल्टेज का ड्रॉप या राइज कुछ क्या हुआ है, ठीक है। तो काम करते हैं, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया,
सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। अब ये ई है तो ये भी ई ही होगा, चाहो तो इसको एफ नाम दे दो। और चूंकि ई और एफ दोनों का पोटेंशियल सेम है, उसी तरह बी और सी का पोटेंशियल सेम है, तो चाहो तो मैं इन सबको एक ही नाम दे सकता हूँ। ठीक है, ये बी और सी इन दोनों को एक ही नाम दे सकते हैं क्योंकि इन सबका पोटेंशियल कैसा है, सेम। एनीवे ट्राई करते हैं। सबको क्वेश्चन, सारे लोग क्वेश्चन समझ रहे हो? यस सर। तो ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल है, ये बैटरी का हायर पोटेंशियल है। ठीक है, एक बार हम लोग गेस करते हैं। मुझे जरा बताओगे कि करंट का डायरेक्शन कैसे आएगा, हायर से लोअर जाएगा या लोअर से हायर, यानी कि सर्किट में ये क्लॉकवाइज सेंस में करंट आएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट आएगा? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सबको दिखना चाहिए कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा, यानी करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। बट फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो कोई सा भी एक एज्यूम करो। जैसे इस केस में मुझे पता है कि ये आई ऐसा है, फिर भी मैं अगर अपोजिट एज्यूम करूंगा ना तो आंसर देखोगे ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा। चाहो तो ये ट्राई करना। तो जरा देखोगे, इस बैटरी से करंट आई निकला, बैटरी से करंट आई बी पॉइंट तक पहुंचा। क्योंकि बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसे एक ही रास्ता दिख रहा है, तो किरचॉफ के करंट वाले रूल को अगर हम लोग फॉलो करें, जक्सन रूल को फॉलो करें, तो चूंकि पॉइंट बी जक्सन की तरह तो बिहेव भी नहीं करे, इसमें तो दो ही रास्ता है, इसलिए कोई डाउट ही नहीं है कि जो करंट आएगा उसको मजबूरन सी तक जाना पड़ेगा। सी से जो भी करंट जाएगा उसे मजबूरन ये 4 ओम होते हुए डी तक तो जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ भी करंट आई पहुंचा है। लेकिन जब ये डी वाला जंक्शन में पहुंचेगा तो इसके बाद से इसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता 6 ओम हो गया है और एक रास्ता 3 ओम हो गया। और हमने जंक्शन रूल में ये पढ़ा था कि अगर कुछ करंट आई आ रहा है यहाँ से, ठीक है, अगर कुछ करंट आई आ रहा है तो यही करंट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मान लेते हैं कि आई आया और उसमें से इधर चला गया I1, मान लो अगर आई आया है तो निश्चित रूप से डी पॉइंट पर अगर आई पहुंच रहा है तो इस दोनों रास्ते मिला के टोटल करंट आई निकलना भी चाहिए। तो अगर उसमें से मैंने बोला कि चलो मान लेते हैं 6 ओम से I1 करंट फ्लो किया है, तो चॉइस हमारी है, आइदर मैं इसे I2 बोल दूं या फिर मैं चाहूं तो डायरेक्टली मैं इसे I माइनस I1 भी बोल सकता था। सोचो आई, लाइक मान लेते आई अगर 10 एम्पेयर है और I1 मान लेते 3 एम्पेयर है, तो 10 एम्पेयर आया और 3 एम्पेयर इधर चला गया, तो इधर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 एम्पेयर होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है क्या जक्सन रूल के हिसाब से? सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? अगर 10 एम्पेयर करंट आया तो वो करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस पार्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने I1 और I2 मान लिया। आगे जाके जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब थोड़े से इसमें थोड़ा सा हमें आदत हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ I1 लिखूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, I माइनस I1 ऑटोमेटिक में खुद ही लिख दूंगा। क्यों? मुझे पता है कि जो भी करंट आएगा उसमें से कुछ हिस्सा इधर गया है तो बाकी का हिस्सा ऑटोमेटिक इधर चला जाएगा। ठीक है, और उसी तरह यहाँ से I2 पहुंचेगा, ये I2 पहुंच रहा है, ये I1 यहाँ से पहुंच रहा है, तो इस जंक्शन पे देखोगे ऐसा लगेगा कि यहाँ से I2 आया और यहाँ से I1 आया और इन दोनों का समेशन ये I1 प्लस I2 चला गया। ठीक है, अब अगर हम लोग जंक्शन डी की बात कर लें, एट जंक्शन डी देख लें, तो जंक्शन डी के पास हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, डी पे यहाँ से करंट पहुंचा हुआ I और निकला कितना, I1 प्लस I2, तो निश्चित रूप से I का वैल्यू कैसा आएगा, I1 प्लस I2 आएगा। ये कहां से हम लोग लिख पा रहे हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल से लिख पा रहे हैं। ठीक है, किरचॉफ जंक्शन रूल से लिख पा रहे हैं। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो किरचॉफ जंक्शन रूल से I का वैल्यू किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2। तो चाहते तो I2 की जगह I माइनस I1 लिख सकते थे, अगली बार हम लोग ट्राई करेंगे इस तरह से लिखने का। ठीक है, ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, बट ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और अगर ये बात है सही है कि I का वैल्यू I1 प्लस I2 है, तो गेस करो इस ई पॉइंट से जो I1 प्लस I2 है, इसी को तो मैं I भी बोल सकता हूँ, यानी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से I करंट गया, यहाँ से I करंट गया। तो बेसिकली इस बैटरी के थ्रू यहाँ से I करंट इन करेगा और यहाँ से I करंट चला जाएगा। कुछ डाउट है? यहाँ से I करंट इन करेगा और यहाँ से I करंट चला जाएगा। किसी एक वायर में एक ही करंट फ्लो हो सकता है, तो A से B तक सिंगल वायर है, तो अगर मैं बैटरी के बाद बोल रहा हूँ कि यहाँ पे I करंट है, तो यहाँ पे भी I ही करंट होना चाहिए। ये E के बाद से F, A, B, C, D, ये पूरा मिला के सिंगल वायर है। सिंगल वायर में हर जगह करंट का वैल्यू कैसा होना चाहिए, सिंगल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि E से A तक कोई और वैल्यू जा रहा है और A के बाद से कोई और वैल्यू जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जंक्शन रूल फिर वो वायलेट हो जाएगा। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? किसी को डाउट है? कंफर्म करो। किसी को भी दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो इसके बाद अब हम लोग सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। तो I बराबर I1 प्लस I2 हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया।
इसके बाद हम लोग जंक्शन रूल लिखेंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है इस पूरे प्रॉब्लम में कितने सारे अननोन है, तो मुझे दिख रहा है एक आई अननोन है, और फिर ये I1 अननोन है, और फिर ये I2 अननोन, यानी टोटल मुझे 3 अननोन दिख रहा है। तो 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। इसमें से एक इक्वेशन हमारे पास कहां से आ गया, जंक्शन रूल से। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को चाहूं तो यूज करते हुए वेरिएबल को एक घटा सकता हूं, यानी I2 की जगह जहां जहां I2 है मैं चाहूं तो I माइनस I1 लिख सकता हूं। तो अगर मैं I2 की जगह I माइनस I1 लिखूंगा तो सिर्फ दो ही वेरिएबल बचेंगे, I और I1। तो आइदर तुम बोलोगे 3 वेरिएबल है तो हम बोलेंगे 3 इक्वेशन चाहिए, और I2 की जगह I माइनस I1 पुट कर दोगे तो बोलोगे कि 2 वेरिएबल बचे हुए हैं, I और I1 अभी भी अननोन बचे हुए हैं, फिर भी मुझे 2 इक्वेशन चाहिए होगा। तो वो 2 इक्वेशन कहां से आएगा, तो वो 2 इक्वेशन मैं लूप लॉ से लाऊंगा। क्या किसी को यहाँ पे 2-2 लूप दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या किसी को यहाँ पे 2-2 लूप दिखाई दे रहा है क्या? लूप इन द सेंस कि क्लोज पाथ। मुझे दिखाई दे रहा है एक पाथ कि ए से स्टार्ट करूंगा मैं, बी जाऊंगा, फिर सी जाऊंगा, डी जाऊंगा, फिर इस पाथ से होते हुए ई आऊंगा, फिर एफ आऊंगा, फिर ए तक आता हूँ। तो एक पाथ मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारा एक पाथ दिखाई दे रहा है क्लोज पाथ। और दूसरा मुझे एक क्लोज पाथ ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी तो क्लोज पाथ है। डी से स्टार्ट किया, डी से स्टार्ट करते हुए इस पाथ से 3 ओम से होते हुए ई तक आओ, फिर ई के बाद से वापस से 6 ओम होते होते वापस से डी पहुंच जाओ। तो वापस से अगर इसी पाथ पे पहुंच जा रहे हैं, डी से स्टार्ट करके वापस से डी पहुंच जा रहे हैं, तो फिर से कैसा इक्वेशन आएगा, जीरो आएगा क्या? मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा क्या? जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पहुंच गया। तो रास्ते में सारे ड्रॉप और राइस को लिखते चलेंगे। समझ पा रहे हो क्या? किसी को भी डाउट हो तो बताओ। बाकी लोग समझ पा रहे हो? श्वेता, प्रसून, रोशन, साधिका, शिवराम, सब लोग समझ पा रहे हो क्या? साधिका समझ में आ रहा है? आवाज अच्छे से नहीं आती, तुम्हारा नेटवर्क इशू है। शिवराम समझ में आ रहा है क्या? शिवराम, रोशन, प्रसून, सबको समझ पा रहे हो? यस। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली इस 2 लूप की बात करेंगे। अगर मैं फर्स्ट लूप की बात करूँ, कौन सा लूप? ए से स्टार्ट करते हैं, बी से डी ई एफ होते हुए अगर मैं किरचॉफ का लूप लॉ लिख लूं, किरचॉफ के लूप लॉ को लिख लूं, तो लूप ए बी सी डी ई एफ ए, वापस से मैं यहीं पहुंच रहा हूँ। ए से स्टार्ट करके मैं वापस से यहीं पहुंच रहा हूँ। तो ए से बी जब जाएंगे तो बैटरी का पोलैरिटी मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? लोअर से हायर पोलैरिटी दिखाई दे रहा है। तो लोअर से हायर पोलैरिटी की तरफ जाने के लिए पोटेंशियल का राइज होना चाहिए। तो राइज होगा तो मैं क्या लिखूंगा? इसे +12 वोल्ट के बराबर लिख दूंगा, ठीक है, +12 वोल्ट लिख दूंगा। और फिर इसके बाद बी तक गया, कुछ नहीं मिला मुझे। बी से सी तक में भी कोई बात नहीं। सी से जब डी जा रहे हैं तो मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसमें करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। सी से डी जाने का मतलब क्या है? हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो करंट के डायरेक्शन में जब जाते हैं तो करंट का फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल होता है, यानी कि करंट के डायरेक्शन में जब रेजिस्टेंस के क्रॉस मूव करोगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। सी से डी जाने में पोटेंशियल और क्या होगा? घट जाएगा। कितने से घटेगा? तो हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल आई इंटू आर के बराबर होता है। तो यहाँ करंट आई हुआ और रेजिस्टेंस 4 के बराबर हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉप हुआ है तो माइनस कितना? तो आई इंटू आर, यानी 4 इंटू आई, ठीक है। फिर डी के बाद से वापस से ई जा रहे हैं इस पाथ के थ्रू। वैसे चॉइस तुम्हारी है, तुम इस पाथ से भी जा सकते हो और इस पाथ से भी जा सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। बट डी से ई अगर मैं इस पाथ को जाऊं तो इस पाथ से करंट I1 है तो I1 इंटू 6 का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन है तो ये हायर और ये लोअर होगा, तो अगेन ड्रॉप होगा, तो मैं लिखूंगा -6 इंटू I1। ऐसे करते हुए मैं कहां तक पहुंच गया? ई तक। ई के बाद एफ पहुंचा, एफ के बाद ए भी पहुंच गया, यानी वापस इनिशियल पॉइंट आ गया। तो इन सबका डिफरेंस कैसा है? 0। बेसिकली हमारे पास इक्वेशन तैयार होगा 4i + 6i1 मिल के 12 के बराबर। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लूप की बात करें तो डी से लूप हमारा कौन सा होगा? लूप डी से ई तक जाएंगे, फिर वापस डी तक आएंगे। तो डी से ई तक जाएंगे और फिर वापस डी तक आएंगे। इस लूप की बात कर लें तो अच्छा, ये वाला इक्वेशन सबको समझ में आ रहा है क्या? कैसे हुआ? लूप ए बी सी डी ई एफ ए सबको समझ में आ रहा है? एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस और फिर से एक रेजिस्टेंस। इस लूप के लिए इक्वेशन कैसा आएगा? 0 के बराबर। सिमिलरली डी से ई से डी वापस जाए तो डी से ई जाने पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और हमारे करंट I2 का डायरेक्शन कैसा है? करंट के डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन में जब जाते हैं तो क्या होता है? ड्रॉप होता है। कितने का ड्रॉप होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, I2 इंटू 3 के बराबर आएगा, यानी एक्सप्रेशन बनेगा -3 इंटू I2, ठीक है। I इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस।
फिर से ई के बाद हमें वापस डी भी जाना है। वापस जब जाएंगे तो इस बार देखो तो करंट का डायरेक्शन हमारा राइट की तरफ है और हम किधर जा रहे हैं, ई से डी जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ई से जब डी जाओगे तो रेसिस्टेंस का पहले लोअर टर्मिनल आ रहा है और फिर रेसिस्टेंस का हायर टर्मिनल आ रहा है, यानी लोअर से हायर जाएगा तो करंट और क्या होगा, सॉरी लोअर से हायर जा रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन डी से ई है, तो डी से ई जाने पे पोटेंशियल घटेगा, बट ई से डी जाने पे पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? तो रेसिस्टेंस है तो आई इंटू आर, आई कितना है I1, रेसिस्टेंस कितना है 6, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन आएगा I1 इंटू 6। वापस से हम लोग डी वाले पॉइंट पे पहुंच गए तो मिलकर कैसा होगा 0, यानी कि बेसिकली यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा 3I2 का वैल्यू आ जाएगा 6I1, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन 3। ठीक है, तो 3 इक्वेशन आ चुके हैं I1, I2, I3 और 3 अननोन है। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो सारी बातें सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं जरा। 3I2 बराबर 6I1 है तो बेसिकली I2 बराबर 2I1 होगा। ठीक है, अगर 3I2 का वैल्यू 6I1 है तो बेसिकली I2 का वैल्यू हो जाएगा 2I1। ठीक है, और यहां से हम लोग देख पा रहे थे कि I2 की जगह पुट कर सकते हैं, I2 की जगह पुट कर सकते हैं I माइनस I1। I2 की जगह एक और बात हमारे पास निकल के आई है I माइनस I1। चलो इसी इक्वेशन को यूज कर लेते हैं हम लोग। किसके बराबर? 4I प्लस 6I1 बराबर 12 है। 4I प्लस 6I1, 4I प्लस 6I1 मिलकर 12 के बराबर है। चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर I2 का वैल्यू 2I1 है, इसमें तो I2 है ही नहीं, तो I और I1 को रिलेट करके सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं तो 2I1 का वैल्यू किसके बराबर है? I माइनस I1 के बराबर है। तो I1 को भी उठा के इधर ले आए तो 3I1 का वैल्यू I के बराबर आएगा। तो बेसिकली I के जगह हम चाहें तो पुट कर सकते हैं 3I1, पुट कर लो तो 4I प्लस 6, I के जगह 3I1 सॉरी, या फिर 3I1 के जगह I, 3I1 के जगह I तो 6I1 के जगह क्या आएगा? 2I आ जाएगा। अगर 3I1 के जगह I है तो 6I1 के जगह क्या आएगा? 2I आ जाएगा, मिलकर हो जाएगा 12। तो 6I बराबर 12, तो I का वैल्यू यहाँ से आएगा 2 एम्पियर। सर्किट में करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर के बराबर, I का वैल्यू आएगा 2 एम्पियर। और अगर I का वैल्यू 2 एम्पियर आया तो पुट करो 3I1 बराबर I है, तो यहां से हमारे पास I1 का वैल्यू आ जाएगा 2/3 एम्पियर। ये I1 आ जाएगा 2/3 एम्पियर। और सिमिलरली अगर I1 में निकल चुका है तो I2 का वैल्यू किसके बराबर है? I माइनस I1 के बराबर है। तो I2 का वैल्यू हमारे पास है I माइनस I1, तो बेसिकली I का वैल्यू 2, I1 का वैल्यू 2/3, सॉल्व करेंगे 2 × 3 6 - 2 यानी 4/3 एम्पियर। तो ये हमारा I2 भी निकल आया। तो एक एक करके हमने तीनों करंट निकाल लिए। समझ पा रहे हो क्या? सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? यस। तो बेसिकली हमने अभी इन तीनों करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, I1, I2। ये कैलकुलेशन के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, ये सब बड़ी आसानी से सॉल्व होता है, इसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है। हमें इक्वेशन सीखना आना चाहिए, इक्वेशन लिखना आना चाहिए। और एक बार तीनों करंट निकल आया तो फिर मैं इन तीनों रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज भी निकाल पाऊंगा, जो कि हमसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे देखते हैं, बट एक बार फिर से हम लोग प्रॉब्लम को रिपीट कर लें, इसके सॉल्यूशन को देखें कि हमने कैसे सॉल्व किया है। हो सकता है थोड़ा मुश्किल रहा हो, बट आई थिंक आसान होगा। थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या था कि एक बैटरी था और 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ था। ठीक है, एक बैटरी था और 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ था और हमसे बोला गया था कि इन तीनों रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट और उन तीनों के क्रॉस वोल्टेज वगैरह बताओ। मैंने क्या किया, मैंने कुछ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन माना। कैसे माना? मुझे नहीं पता था कि सर्किट में करंट क्या होगा। मैंने मान लिया कि चलो इस बैटरी से करंट आई निकल रहा है। अगर ये करंट आई निकल रहा है, जब तक इसे जंक्शन नहीं मिलेगा तब तक करंट आई का ही फ्लो होगा, किरचॉफ जंक्शन रूल। जब तक कोई जंक्शन नहीं मिले तब तक कोई करंट का वैल्यू जितना आई हमने माना है वो आई सारे सर्किट में फ्लो होता चला जाएगा। ये आई फ्लो होते होते सी तक पहुंचा, सी से डी तक भी गए तो एक रेसिस्टेंस तो मिला है, बट अभी भी जंक्शन नहीं मिला, यानी कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। यही आई करंट इस रेसिस्टेंस में होगा। अब डी पे जब ये करंट आई पहुंचा था, अब जाके इसे जंक्शन मिला, इसे 2 नए रास्ते मिले हैं, तो दोनों रास्ते में कुछ कुछ करंट जाएगा, सच दैट दोनों का समेशन आई के बराबर होगा। मैंने मान लिया चलो एक तरफ से I1 और दूसरी तरफ से I2 है, बट निश्चित रूप से इस I का वैल्यू I1 प्लस I2 हमारे जंक्शन रूल से आना चाहिए। अगर डी जंक्शन की बात करें तो I का वैल्यू ही है जो कि I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो मैं अगली बार से क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन में I2 की जगह मैं जब करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मानूंगा और ऐसा कुछ जंक्शन दिखाई देगा तो एक तरफ मैंने I1 मान लिया तो I2 की जगह मैं डायरेक्टली I माइनस I1 लिख लूंगा ताकि एक अननोन कम हो जाए। तो ये I2 यहाँ से गया है और यहाँ से I1 गया है,
फिर से ये दोनों इस जंक्शन पे ज्वाइंट हुए, तो I1 यहाँ से पहुंचा, I2 यहाँ से पहुंचा, दोनों का ज्वाइंट, यानी कि I1 प्लस I2 यहाँ पे पहुंचेगा, और I1 प्लस I2 का वैल्यू किसके बराबर है, I के बराबर है, जो कि हमने यहाँ से लिखा है। तो बेसिकली यहाँ से करंट I ऐसे निकल के यहाँ चला गया। अभी तक हमने सिर्फ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, किरचॉफ जंक्शन रूल के बाद किरचॉफ लूप लॉ की। जंक्शन रूल से करंट का रिलेशन आ गया, अब हम लोग लूप लॉ की बात करेंगे। तो मुझे पता है कि इस लूप लॉ में क्या होता है कि अगर लूप किसी भी क्लोज पाथ की बात कर ले, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज पाथ शुड बी जीरो। तो अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करके अगर मैं ये बड़े वाले लूप की बात कर लूं, ए बी सी डी ई एफ, ए से स्टार्ट करके वापस ये पहुंच गया, इस लूप में सारे वैल्यू का, सारे पोटेंशियल डिफरेंस के राइज और ड्रॉप का समेशन मिलकर जीरो होना चाहिए। मुझे चेक करना है कि इस लूप में कितने ड्रॉप या राइज हुए हैं। तो ए से बी जाएंगे तो मुझे एक बैटरी दिखाई दे रहा है 12 वोल्ट का, ए से बी जाने में लोअर से हायर जा रहा है तो निश्चित रूप से प्लस 12 आएगा, ठीक है। फिर बी से सी गए, कोई ड्रॉप या राइज नहीं है। सी से डी गए तो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और इस रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा हायर से लोअर होता है, तो प्लस से माइनस साइन ड्रॉप होगा, करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, तो कितने का ड्रॉप होगा, तो 4 इंटू आई इंटू आर, ठीक है। डी पहुंच गए, डी के बाद ई जा रहा हूं मैं 6 वाले पाथ से, 6 ओम वाले पाथ से, इसके क्रॉस करंट I1 जा रहा है, तो यहाँ से जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, अगेन करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -6 इंटू I1 होना चाहिए, मैंने लिख दिया -6 इंटू I1। और ये क्रॉस करने के बाद ई पहुंचे, ई के बाद एफ, कुछ नहीं मिला रास्ते में, फिर ए पहुंच गया, वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो इन सारे का ड्रॉप राइज मिला के किसके बराबर होना चाहिए, 0। तो एक इक्वेशन यहाँ से तैयार होगा। सिमिलरली एक इक्वेशन और मुझे इस क्लोज पाथ में दिख रहा है कि डी से 3 ओम होते हुए ई तक जाओ, ई से फिर वापस डी तक आ जाओ। अच्छा, मैंने ऐसे क्लॉकवाइज दिया है, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन दोनों ओर से बात बराबर ही आएगा, ऑटोमेटिक सारे में नेगेटिव आता चला जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 से कर रहे हैं ना, तो जब उल्टा मूव करोगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आएगा, मिलकर 0 करोगे तो बात तो बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चॉइस हमारी होगी कि हम कैसे इक्वेशन लिखें। मैंने डी से 3 ओम होते हुए ई तक गए, फिर ई से वापस डी तक आ गए, तो डी से जब 3 ओम होते हुए ई तक जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ ड्रॉप होगा, ड्रॉप कितने का होगा, आई इंटू आर, यानी 3 इंटू I2। ई तक पहुंच गए, ई के बाद जब वापस डी तक जा रहे हैं तो इस बार करंट देखो, करंट डी से ई है, बट हम कैसे जा रहे हैं, ई से डी जा रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो राइज होगा, और होना भी चाहिए। सोचो एक लूप में एक तरफ ड्रॉप हुआ है तो ऑटोमेटिक है कि दूसरी तरफ राइज होगा, तभी तो जाकर दोनों का समेशन मिलकर 0 होगा, इधर राइज होगा, ठीक है। ई से डी से ई अगर पोटेंशियल का ड्रॉप है तो ई से डी जाएगा तो पोटेंशियल का राइज तो होगा, कितने का राइज होगा, तो 6, और ये I1 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 6I1, तो यहाँ लिखा है मैंने -3I2 + 6I1, ये सब मिलकर 0, ये तीसरा इक्वेशन। 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व हो जाने चाहिए, उसी को मैंने सॉल्व करके I1, I2 और I2 कैलकुलेट किया, और एक बार I1, I2 कैलकुलेट हो गया तो जरा देखो, इस 4 ओम के क्रॉस जब हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पेयर और रेजिस्टेंस 4 एम्पेयर का है, तो अगर मैं इस वोल्टेज को V1 बोल दूं, जरा ध्यान देना, इसको V1, इसको V2 और इसको अगर मैं V3 बोल दूं, तो इस V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, V1 का वैल्यू आएगा हमारे पास, V1 का वैल्यू आ जाएगा 4 ओम इंटू करंट कैसा है 2 एम्पेयर, मिलके आ जाएगा 8 वोल्ट के बराबर, ठीक है। उसी तरह जब V2 की बात करेंगे तो V2 मैंने किसको बोला है, तो V2 मैंने बोला है, V2 के केस में करंट I2 ले लेंगे और रेजिस्टेंस 3 ओम ले लेंगे, तो करंट I2 कितना आया हुआ है, तो I2 आया हुआ है हमारे पास 4/3 एम्पेयर, तो V2 आ जाएगा हमारे पास 4/3 एम्पेयर, और उधर रेजिस्टेंस कितना आया हुआ था, रेजिस्टेंस था हमारे पास 3, ओके सॉरी, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 वोल्ट। और उसी तरह V3 की बात करेंगे तो करंट आया हुआ है 2/3 एम्पेयर, रेजिस्टेंस है 6, ये भी जब सॉल्व करोगे तो देखोगे 4 वोल्ट के बराबर है। तो सोचो जरा, इसको ऐसे देखो कि अगर A से B जाने पे 12 वोल्ट का राइज हुआ है तो फिर B से वापस A आने पे 12 का ड्रॉप होना चाहिए, चेक करो जरा। C से D गए तो 8 का ड्रॉप हुआ है, V1 कितना आया हुआ है, 8 आया हुआ है, V1 कितना आया हुआ है, 8, तो C से D गए हो तो 8 वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है, और D से जब E गए हैं, चाहे हम 6 ओम वाले रास्ते से चले जाए, चाहे हम 3 ओम वाले रास्ते से चले जाए, दोनों रास्ते से देख रहे हो 4-4 वोल्टेज का वैल्यू आ रहा है, यानी कि C से D में 8 का ड्रॉप हुआ है और D से E में 4 का ड्रॉप हुआ है, टोटल 12 का ड्रॉप हो गया। तो A से B तक जाने में जो 12 वोल्ट के बैटरी की वजह से राइज हुआ था, C से E तक आते हैं तो वापस से 12 वोल्ट का ड्रॉप हो चुका है, तो A से वापस A आने में 0 के बराबर चेंजेस हुआ है। और उसी तरह सोचो D से E 4 का ड्रॉप हुआ है तो E से D फिर से 4 का राइज भी हो गया,
4 वोल्ट का वैल्यू है। आई थिंक ये बात सबको समझ में आई होगी, Yes, sir. सबको ये बातें समझ में